चलिए स्वागत है आप सभी का टारगेट 99 प्लस बैच का इस पहला क्लास में। तो आज ये 10 क्लास का मैथ का पहला वीडियो पहला क्लास है। टारगेट 99 प्लस बैच का बाकी बैच का जो भी है ख़त्म हो चुका और रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा, इसीलिए नया बैच 2024 वालों के लिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टारगेट रहेगा 100 में 100 मैथ में लाने का। इस बार जो 2023 में एग्जाम हुआ उसमें हाईएस्ट 98 गया, अब 100 में 100 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसके लिए उस हिसाब से आपको पढ़ना भी होगा, हमको पढ़ाना भी उसी हिसाब से होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और जो भी चीज़ बताएं, जो भी बोले करने को उसको करिएगा। क्योंकि अगर आपको सच में 100 में 100 लाना है तो मेहनत भी 100% करना होगा। हल्का फुल्का पढ़ के मत सोचिए कि 100 में 100 ले आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पूरा गहराई से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा गहराई के साथ। पहला चैप्टर 1 है ना। पहला चैप्टर जो है मैथ का, बार बार बोल रहे हैं सिलेबस पहले देख लीजिएगा, है ना। सिलेबस अपलोड कर चुके हैं हम पिछला वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिलेबस पहले समझ लीजिएगा, है ना, सिलेबस समझा चुके हैं वहाँ पे। तो पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या थोड़ा सा समझ लेते हैं ये संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है या रियल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा देखिए समझा देते हैं। क्योंकि बार बार जब भी चैप्टर स्टार्ट किए हैं कोई भी क्लास का, जब भी मैथ का बात किए हैं तो नंबर सिस्टम, नंबर सबसे पहले आता है। तो नंबर सिस्टम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ नए स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से समझा दे रहे हैं कि ये नंबर सिस्टम, नंबर क्या है। और अगर ज़्यादा गहराई से समझना हो तो बेसिक मैथ करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ उसको भी सेव कर लीजिएगा, वहाँ का क्लास करिएगा, पूरा बेसिक मजबूत करेंगे, हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है कि ये जो बैच है 99 प्लस बैच का जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मैथ को समझता है। दो तरह के स्टूडेंट होता है, एक होता है जिसको मैथ को ना समझ में ना आता है, अब कुछ और समझ में ना आता है, 99 प्लस कहेंगे 100 में 100 लाओ तो मुश्किल है। सबसे पहले क्या होगा, मैथ को समझना होगा। जैसे कहीं पे जोड़ घटाव गुना भाग हो रहा है, चार को चीज होता है मैथ में, जोड़ घटाव गुना भाग, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन ये चार चीज को ही नहीं सही से समझ पाते हैं तो फिर आगे क्या समझ में आएगा। तो जिसको भी समझ में नहीं आता है, थोड़ा गड़बड़ होता है, दिक्कत होता है यही सब में, जोड़ घटा गुना भाग, कहने का मतलब कहीं भिन्न में जोड़ आ जाए, कहीं दशमलव आ जाए, कहीं रूट में आ जाए, कहीं एक्स वाई वाला आ जाए, अलजेब्रा आ जाए, तो उस पर जोड़ घटा में अगर दिक्कत होता है तो सबसे पहले ये बैच जो चल रहा है वो चलते रहिए, इसका भी क्लास करते रहिए। इसके साथ साथ एक और बैच मेरा चल रहा है बेसिक मैथ करके या वैदिक मैथ करके। ये जो मैथ पढ़ लेगा, ये दोनों मैथ, बेसिक और वैदिक मैथ अभी छोड़ दीजिए अगर टाइम नहीं है तो, लेकिन बेसिक मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए एक बार, वहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ है, 2-4 क्लास ही हुआ है, बाकी कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक मैथ वहाँ पे जो बताएंगे एकदम शुरू से बता रहे हैं, जोड़ घटाव से। चाहे आप कोई क्लास में है, कुछ भी क्लास में हो, मैथ को मजबूत करना है तो बेसिक मैथ पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक वहाँ पे समझा देंगे। बेसिक एकदम रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब सिखाएंगे, ताकि जो भी आप क्लास में हो तो उस क्लास के मैथ को समझ पाए। ठीक है, तो अगर दिक्कत होता है समझने में तो ये क्लास जरूर करिएगा। ठीक है, और फिर दिक्कत नहीं है तो फिर डायरेक्ट अपना सिलेबस पर फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं, तो देखो रियल नंबर में क्या क्या आता है सबसे पहले समझ लेते हैं। रियल नंबर में पूर्णांक आता है, या सबसे पहले कह सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी आता है, अपरिमेय संख्या भी आता है, पूर्णांक भी आता है। पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर जाएंगे तो प्राकृतिक संख्या आता है, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद प्रकृति के अंदर आएंगे, अच्छा पूर्ण संख्या पहले लिखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण के अंदर आएंगे तो प्रकृत संख्या। देखिए इतना सारा संख्या अभी दिमाग में रखना है। परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बहुत बार समझा। तो देखो जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये सब क्या 9 क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ना था, वो सब पढ़ा चुके हैं। अभी बस 10 क्लास में आ गया वास्तविक संख्या, तो इसके अंदर क्या क्या आता है उसको समझाने के लिए थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका अंदर पूरी तरह से घुसने मत बोलिएगा, नहीं तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा यही दोनों में। तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये 9 क्लास का चीज़ है। ठीक है,
पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक बोलते हैं जीरो, ए पूर्णांक बोलते हैं माइनस वाला नंबर जीरो और उसके साथ साथ प्लस वाला नंबर, यानी माइनस प्लस जीरो सब कुछ संख्या सभी प्रकार के संख्याओं को मिला देंगे तो वो पूर्णांक होगा। यानी पूर्णांक के अंदर माइनस वाला भी नंबर आता है, ऋणात्मक नंबर भी आता है, जीरो भी आता है और प्लस धनात्मक संख्या भी आता है। ठीक है, तो माइनस प्लस जीरो सब मिला जुला करके जो संख्याओं का ग्रुप है वैसे संख्याओं ग्रुप को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो एक दो तीन ये सब, यानी प्लस वाला संख्या जीरो के साथ जितना भी प्लस वाला संख्या है, एक दो तीन चार पांच से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो सारा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन? तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो, याद रहेगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो है। लेकिन क्या पूर्णांक पूछ सकता है? सबसे छोटा पूर्णांक नहीं पूछ सकता, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक हो ही नहीं सकता कोई। -3 अगर कहेंगे तो -3 से छोटा और -4 है, -4 से छोटा -5 होगा, -6 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। छोटा में बड़ा कहेंगे तो 3 बड़ा आएगा, नहीं 3 के बाद 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, इस तरह से एक एक बढ़ते जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा, एक एक घटते जाएंगे तो छोटा होते जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या जीरो ही सबसे छोटा है, क्योंकि जीरो से पीछे घटेंगे, एक घटेंगे पीछे तो -1 आ जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, -1 तो पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या छोटा कौन? जीरो। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो ये एक से स्टार्ट होता है, इसको गिनती वाला संख्या भी कहते हैं, ना, गिनती वाला संख्या, गिनती कोई चीज को गिनना है, अंगुली का है इसको गिनना है, कितना स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5, एक से स्टार्ट करते हैं, तो वो गिनती वाला नंबर, काउंटिंग नंबर कहते हैं प्राकृतिक संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन? तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 है। क्लियर है? इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक को इंटीजर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर और पूर्णांक को परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में कहकर एकदम पूरा देहाती खाली समझिए, अगर इंग्लिश नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये सब संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंदर इतना चीज आता है, इसका मतलब इस चैप्टर में हमको यही सब चीज देखने को मिलेगा। परिमेय भी देखने को मिलेगा, अपरिमेय भी मिलेगा, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक, सारा कुछ देखने को मिलेगा। इसी सब का खेल खेलना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कहां से स्टार्ट होगा, क्या करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एक परिमेय दिखाएंगे। इसमें पुराना वाला बुक में सबसे पहले, अगर पुराना वाला बुक होगा तो आपके बुक में 1.1 में या उससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करके एक टॉपिक होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना था, लेकिन उसको इस बार हटा दिया है, तो उसको देखने का नहीं है, उसको देखने का नहीं। और जिसको शौक है सीखने का तो फिर पिछला वीडियो देखिए, पुराना वाला जो मेरा पिछले साल पढ़ाए हैं, वहाँ पे समझाए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम टारगेट है 2024 एग्जाम का, अगर सिलेबस से हटा दिया है तो अभी उसको हमने बताते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो नया बुक है, नया जो सिलेबस है, वहाँ पे स्टार्ट किया है अंक गणित के आधारभूत परिमेय से। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जहाँ जहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछता है, उसको एकदम दिमाग में रख लीजिए या लिखते चलिएगा, और वहाँ पे भी आई लिख दीजिएगा, यानी कि या एग्जाम लिख दीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बताते चल रहे। जैसे ये जो परिमेय बता रहे हैं, ये परिमेय भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, और डायरेक्ट जब वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि जिंदगी में इसको हम सुनबे नहीं किए हैं, कभी पढ़वे नहीं किए हैं, कहता है। कहा नहीं कहता है, क्यों कहा ऐसा कहता है? क्योंकि पढ़ाई सच में नहीं होता है। स्कूल में अक्सर क्या होता है, या कोचिंग में हम अक्सर देखते हैं, या हम भी पहले वैसे ही पढ़ाते थे, एक्सरसाइज 1.1 जैसे पहला चैप्टर निकाला, उधर कहाँ है चैप्टर से पहले, एक्सरसाइज से पहले क्या है उसको कोई देखता ही नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करता है, हाँ एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन निकाल बाबू, अरे हाँ ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा, बना लो, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, तीसरा ऐसा बनेगा, हो गया काम। ना उदाहरण देखा जाता है, ना उदाहरण से पहले कुछ परिमेय है, कुछ थ्योरी है, उसको देखा जाता है। इसी में गड़बड़ हो जाता है। ऐसा पढ़ने से पास हो जाइएगा, 50-60 नंबर मिल जाएगा, पास हो जाएगा, नहीं कहेंगे कि फेल हो जाइएगा खाली एक्सरसाइज में, पास हो जाइएगा। लेकिन ना ही कोई चीज़ धंसेगा सही से, ना सही मार्क्स आ सकता है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, क्यों है, सारा जानकारी इससे पहले रहता है। जिसको कोई पढ़ता ही नहीं है या कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो वैसा नहीं करने का। जैसे ये परिमेय है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, और उसको बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि कभी वो पढ़ा ही नहीं है उसको, क्योंकि कोई पढ़ाया ही नहीं, सब एक्सरसाइज कराया है। ठीक है, तो क्या करेंगे,
एक एक चीज को कुछ भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ना एग्जाम्पल छूटेगा ना ही कोई थ्योरम छूटेगा, है ना। इसलिए घबराना नहीं है, बस क्लास, सभी क्लास को करना है। गारंटी देंगे 99 से प्लस रहेगा, यानी 100 रहेगा, ठीक है। तो परिमय क्या कहता है, देखिए आपको परिमय दिखा दे रहे, लिखेंगे नहीं, यहाँ पे दिखेगा, आपको दिख रहा होगा परिमय। परिमय क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, पढ़ने से समझे में ना आएगा जल्दी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्वेश्चन यहां से पूछता है बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू वाला में ज्यादातर पूछता है, या ऐसे एमसीक्यू नहीं था उस समय भी ये क्वेश्चन पूछता था। कैसा पूछता था कि बोलता था कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना खाली स्थान होता है। खाली स्थान में पूछ देता है क्वेश्चन, और उसमें भरना रहता है अद्वितीय। अब अद्वितीय का होता है, कोई समझ में नहीं करता है तो भरेगा कहाँ से। बस यही वाला क्वेश्चन दादा पूछता है, पूरा थ्योरम लिखा हुआ रहता है और इसके जगह खाली स्थान छोड़ दिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना खाली स्थान होता है, और ऑप्शन में दे देगा कुछ कुछ, है ना। तो वहां पर भरना है अद्वितीय होता है, तो समझेंगे तब ना भरेंगे। तो अद्वितीय माने यूनिक होता है, यूनिक बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। यूनिक, अद्वितीय माने एक यूनिक स्पेशल। तो कहना क्या चाह रहा है ये थ्योरम, उसको आप समझिए। क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कह रहा है, तो एक चीज समझना होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होगा। थोड़ा बेसिक से समझाते चलेंगे, कहे कि बहुत सारे बच्चे भाज्य अभाज्य को भूल गए होंगे, तो थोड़ा जल्दी बता दे रहे। भाज्य संख्या ऐसे संख्याओं को कहते हैं जो किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है। अपना पहाड़ा में तो सभी आ जाता है, एक भी आता है एक का पहाड़ा में, दो भी आता है दो का पहाड़ा में, लेकिन भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो खुद के नहीं किसी दूसरे का पहाड़ा में भी आता हो। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, याद रखिएगा। 4 का है कि दूसरा पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, ठीक है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, याद रखिएगा, कम से कम 2 गुणनखंड हो। 2 से कम गुणनखंड रहा तो अभाज्य संख्या नहीं, और 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया तब तो वो भाज्य संख्या है। जैसे गुणनखंड मतलब क्या है कि 4 किसका किसका पहाड़ा में आता है, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। तो देखो 1 2 3 गुणनखंड इसका हो गया, यानी 3 खंड, यानी 3 को चीज पहाड़ा में आता है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या है, खैर ये गुणनखंड 3 गो नहीं इसका होगा, है ना। इसको ऐसा लिख सकते, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना, गुना 1 लिख सकते, 2 दूनी 4, तो अब 3 गुणनखंड कर सकते हैं। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो 4 भाज्य संख्या। अब देखो 1 का गुणनखंड करेंगे तो एक का एक को संख्या आ रहा है इसमें, 2 तो नहीं आ रहा है, एक आ रहा है, एक का एक इसका गुणनखंड आ रहा है। 2 का करेंगे तो 2 1 का 2, इसमें 2 गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। जैसे इसका 2 दूनी 4 एगो हो गया, एगो 4 1 का 4 आ सकता है, 2 भाग हुआ, 2 गुणनखंड हुआ। इसमें 2 1 का 2 खाली होगा, इसमें 1 खाली होगा, 1 का 1। तो एक जो है, एक याद रखिएगा, क्वेश्चन एक यहां से डायरेक्ट आता है कि अभाज्य संख्या बोलेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या में बहुत कोई 1 मार के आ जाता है और कहता है एकदम सही टिक किए हैं, सही मारे हैं, लेकिन हो गया गलत। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 क्योंकि 2 को गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 को 2 गुणनखंड है, एगो 2 का पहाड़ा में आता है, एगो 1 का पहाड़ा में आता है, यानी 2 का पहाड़ा में आना चाहिए, कम से कम 2 का, एगो अपना पहाड़ा में और एगो 1 का पहाड़ा में आना चाहिए। अभी 1 जो है 1 का पहाड़ा में आता है, अपना या 1 बतवा है, और किसी पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य 2 है, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 ये सब अभाज्य संख्या है, और 4 के बाद 6 8 9 12 15 ये सब भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य भाज्य में कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट इसको साफ करते हैं। जो भी चीज नहीं समझ में आता है बाबू उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। ये सब पहले से पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए सुपर फास्ट तरीके से इसको हटाएंगे, समझा के हटाएंगे। लेकिन आप अगर नहीं जान रहे चीजों को तो आप लिखिए, और एकदम कॉन्थस्ट है पहले से कि हाँ एकदम 100% पता है कि अभाज्य क्या है भाज्य क्या है, तो फिर मत लिख, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है कि ना ये वाला चीज नहीं जानते थे, तो लिख डालो, कॉपी में लिख डालो, होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। यूं ही नहीं 100 में 100 आएगा,
थोड़ा मेहनत करना। देखिए परिमेय क्या कह रहा है, परिमेय कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जो भी है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे भाज्य संख्या, एक छोटा सा भाज्य संख्या 6 लेते हैं, तो 6 को बोल रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 क्या है बाबू अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए 6 को। तो जो भी भाज्य संख्या, याद रखिए भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर। तो जो भी कंपोजिट नंबर है उसको अभाज्य संख्या, ये सब क्या है अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं अभाज्य नंबर, ठीक है। तो अभाज्य कोई भी भाज्य संख्या उसको आप अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ये अंक गणित का आधारभूत परिमेय यही है, ठीक है। तो इस परिमेय को याद रखना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 भी अभाज्य संख्या है, इसको 12 क्या भाज्य संख्या है ना, 12 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो 2 गुना 3 कितना हो गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अभाज्य संख्याओं देखो सब अभाज्य संख्या 2 3 2 सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे ये छोटा छोटा है बाबू तो इसको हम तो डायरेक्ट लिख दिए 2 तिया 6 दूनी 12, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा रहा है, ऐसा चलो इतना ही बढ़ा रहे। अब इसको कैसे जानेंगे किसका कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, इसका तरीका क्या है, या 125 से मान चलिए, अभी थोड़ा छोटा ही से काम करेंगे, ठीक है। 125 मालूम नहीं, पता नहीं चलेगा कि ऐसा कितना तोड़े, किससे तोड़े, किससे तोड़े। तो क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड ऐसा करते हैं, ऐसा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। इसको बोलता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी यहाँ कुछ नंबर लिखते हैं जिससे कि ये कट जाए पूरा पूरी। तो लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 2 गया 25 हुआ, 5 पचे 25। ये एलसीएम एचसीएफ या अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है अगर, तो बेसिक वाला बोल रहे बार बार, उसको भी सेव कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एकदम अब इसमें अगर हम खाली घुस जाएंगे तो पूरा आधा घंटा कम से कम 1 घंटा का क्लास देना पड़ेगा, तब बढ़िया समझ में आएगा, है ना, कौन किससे करता है क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि लाइन से भटक जाएंगे। सिलेबस पढ़ा रहे 10वां क्लास का, आप पहुंच गए 5वां क्लास में, तो गड़बड़ है। तो अगर आपको नहीं आता है तो ईमानदारी से आपको प्लेलिस्ट में जाना है, बेसिक वाला, या लिखिए एलसीएम एचसीएफ बाय शोएब सर, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिए, है ना। तो जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको ये मत सोचिए कि मैंने एक ही को वीडियो में पूरा हो जाए, सब अलग अलग चीज़ है। तो उसको और डिटेल से समझना है तो वो चीज़ को स्पेशल देखिए। जैसे गुणनखंड को डिटेल से समझना है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो अभाज्य गुणनखंड बाय शोएब सर लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय शोएब सर लिखिए, आप समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएं चीज़ों को, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे जो भी चीज़ आएगा उसको समझा के ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए बोल रहे हैं 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, बोल रहे एक ठो को मैथ घुसता ही नहीं, और एक का बेसिक मजबूत है उसको घुस जाता है। तो जिसका बेसिक कमजोर है उसके लिए बेसिक को मजबूत करना पहले जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ये 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो गया, और ये 25 फीस किससे होगा, 5 पचे 25 होगा, और ये 5 किससे होगा, 5 का 5। तो इस तरह से करना है, लेकिन ध्यान रखने का क्या, ये जो यहाँ पे पहाड़ जिसका भी पढ़ेंगे वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ना कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। देखो सब अभाज्य संख्या है, तो लिख दिए इसका 5 गुना 5 गुना 5। तो यही कहता है अंक गणित का आधारभूत परिमेय। क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये अपने क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी एक यूनिक होता है। यूनिक कहने का मतलब है कि अगर ये 3 और 2 है में आ रहा है 6, इसका गुणनखंड 3 और 2 हो रहा है, तो इसको जैसे भी करें, कुछ भी करें तो 3 और 2 ही आएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आएगा। एक यूनिक है ये जैसे 125 5 5 5, ये 3 बार 5 5 करेंगे तभी 125 आएगा, और किसी और से सोचेंगे कि 2 से गुना करके या 3 से गुना करके 125 लावे, तो ये संभव नहीं है। जो हो गया यहाँ पे गुणनखंड वही सत्य है, वही यूनिक है, इसीलिए इसको अद्वितीय कहते हैं, यानी इसका एक अद्वितीय हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। क्लियर है। तो आज मतलब थोड़ा ये समझिए तो डेमो था, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। खैर ये जो पूरा चैप्टर है इसी परिमेय पर आधारित है,
खास करके एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 और उससे पहले जो भी एग्जाम्पल है उसमें क्या पढ़ना है, उसके लिए ये परिमेय काफ़ी है। इस परिमेय को ध्यान में रखिए और जो भी छोटा छोटा बेसिक चीज़ जो बताएं संख्याओं के बारे में उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पहले बेहतरीन तरीके से बताएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल बताएंगे और कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर कराएंगे। उसके बाद फिर 1.1 ऐसे भी पढ़ा चुके हैं, 1.1 में जो चीज़ पढ़ना है उसको पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो आपको दे देंगे इस वीडियो के नीचे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर पाए। 100% मैथ में 100 मार्क्स लाने जैसा तैयारी आपको कराएंगे। तो आप भी करिए तैयारी, अपने दोस्तों को भी कराइए ताकि हम भी रेगुलर क्लास दे पाए। स्टूडेंट रहेंगे तो रेगुलर क्लास देने में कोई हर्ज नहीं है, कम स्टूडेंट रहेगा तो फिर हर्ज है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।